नमस्कार दोस्तों। इस कक्षा में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। और ये है कक्षा 9 जो नई पाठ्य पुस्तक लागू हुई है सत्र 2020-21 में। और इसका नाम है राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास। हमारा राजस्थान से है 6 से 8 और आगे जो है ये 9 और 10 में भी है राजस्थान अध्ययन के लिए। तो दोस्तों इसके 4 पाठ हम कर चुके हैं। ये पाठ थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो लगभग 50 मिनट 1 घंटे तक का हो सकता है, मगर जब गुरुजी पढ़ा सकते हैं तो स्टूडेंट को 1 घंटा पढ़ भी लेना चाहिए। बोर कहीं आप होंगे नहीं, ध्यान से सुनिए, समझिए। बहुत अच्छा जो है पाठ है ये, जीके की दृष्टि से भी। आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो भी पढ़ना आपको, और आप चाहे कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी है, रीट, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पुलिस, पटवारी, कोई सा भी। तो शुरू करते हैं हम। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। जन जागृति यानी जनता में जागृति की भावना आई। तो क्यों आई? 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, मगर जनता में असफल हुआ भले ही, मगर जनता में नव चेतना और जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई। तो कौन कौन से कारण थे, इसके कारक क्या थे? तो पहला कारण है कि राजस्थान का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव था, महाराणा प्रताप की है धरती राजस्थान की, वीरों की भूमि है ये, मरुभूमि। तो जब इस वैभव की आत्मानुभूति हुई कि अपना जो इतिहास है वो बहुत गौरवमयी रहा है, तो फिर लोगों में जागरूकता आ गई। दूसरी बात, आर्य समाज जो है उसने भी लोगों में जागरूकता पैदा की। स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी की अवधारणा, स्वदेशी, स्वराज, ये सब इन्होंने दिए थे। और स्वामी विवेकानंद, तो इन महापुरुषों के प्रभाव से लोगों में जागृति पैदा हुई। दयानंद सरस्वती तो उदयपुर आए भी थे, अजमेर आदि स्थानों पर। तीसरा कारण है हमेशा पत्रकारिता जो है, मीडिया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गान लिखा, उससे देशभक्ति की भावना फैली। उसके अलावा समाचार पत्र थे कई ऐसे जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा हुई। ये कौन सी जागरूकता की बात है? 1857 की क्रांति के बाद आज़ादी से पहले का जो संघर्ष था वो उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर, याद रखना इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और अजमेर से आता था राजस्थान टाइम्स साप्ताहिक, ध्यान रखना, राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी नाम ये है अजमेर से, और उदयपुर से है सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो ये अखबार प्रकाशित हुए और इनसे भी लोगों में चेतना, यानी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लोगों ने पढ़ा। तो छप्पनिया का भीषण अकाल, ये आज भी आप अपने दादाजी परदादाजी से सुन सकते हैं इसके बारे में कि क्या था ये। तो 1899 ईस्वी हम कह सकते हैं। छप्पनिया का तात्पर्य है विक्रम संवत 1956। तो विक्रम संवत और ईस्वी में आपको पता ही है 57 वर्ष का गैप है, तो आप 57 घटा दीजिए विक्रम संवत से। विक्रम संवत की वजह से इसको छप्पनिया बोलते हैं। तो 1899 ईस्वी के समय जो अकाल हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मारे गए, काल के गाल में समा गए। दोषी कौन था इसके पीछे? अंग्रेज। और अंग्रेज़ों ने इस के समय आपको पता होगा जो अंग्रेज उस समय जो कर्जन था और उसने अकाल आयोग वगैरह स्थापित भी किया था। तो अंग्रेज़ों ने क्या है, मतलब उसमें लापरवाही बरती, तो लोगों में और ज़्यादा विरोध उत्पन्न हो गया। एडवर्ड सप्तम जो है इसका राज्यारोहण हुआ था, 1903 की बात है। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था। तो ये अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, एक तरफ तो जनता भूखे मर रही है और दूसरी तरफ ये दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो जनता में रोष होना स्वाभाविक था। और जब ये महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। तो फतेह सिंह जा रहे थे तो केसरी सिंह बारठ ने, इनके बारे में हम पहले वाले पाठों में पढ़ चुके हैं। शाहपुरा का बारठ परिवार है, वो पूरा का पूरा ही जो है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिवेदी पर न्योछावर हो गया था। तो चेतावनी रा चुंगठिया, इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे, उनको पढ़ा महाराणा फतेह सिंह ने। तो वो क्या है, दिल्ली तो चलो चले गए थे वो, मगर प्रोग्राम में शामिल वो नहीं हुए। तो उनका स्वाभिमान जागा। तो जब लोगों को पता चला तो लोगों को भी इस चीज़ से जो है जोश उत्पन्न हुआ, नव चेतना की लहर दौड़ पड़ी।
अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही घटिया खराब नीतियां थी। जो देसी जो रोजगार का साधन थे, छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे, उन सबको इन्होंने नष्ट कर दिया था, तो इसलिए बेरोजगारी फैल गई थी। असंतोष का वातावरण था, भेदभाव ये करते थे उन सब चीज़ों से। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, इसने भी नवजागृति उत्पन्न की। उसके अलावा 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। तो इस प्रकार कांग्रेस का 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के शुरू के 4 अधिवेशन आपको पता होगा, इसकी ट्रिक है बक, मई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। इसकी एक अध्यक्षों की भी ट्रिक है, मैंने बना रखी है, बन्नो, तेज। तो बदरुद्दीन तैयब जी, नौरोजी, नहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी, वैसे बनर्जी, फिर नौरोजी, तैयब जी और जॉर्ज यूल। ठीक है, तो ये 4 अध्यक्ष 1885, 86, 87, 88। ठीक है, तो 88 वाला जो है ये अधिवेशन है, इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज। तो यहाँ भी देखो, पहले हिंदू, पहला अध्यक्ष ये था बनर्जी, फिर ये पारसी हो गया, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम हो गया, और ये ईसाई हो गया, चारों अलग अलग अध्यक्ष। तो 1888 में कांग्रेस का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, उसमें अजमेर से गोपीनाथ माथुर, ठीक है, किशन लाल, तो किशन गोपी, तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, और हरविलास शारदा, ये जो है राजस्थान से प्रतिनिधि बनकर गए। तो इससे क्या हुआ, इससे भी लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। हरविलास शारदा आपको पता होगा, इन्हीं के प्रयासों से फिर आगे जाकर शारदा एक्ट पारित हुआ था, जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए था 1829 में, और 1830 में जो है वो लागू हो गया था। अब आगे बात करें कि इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका अखबार था ना प्रताप, याद होगा आपको, हमने जब पढ़ते हैं भीलवाड़ा वालों जो आंदोलन जो है बिजोलिया, तो उसकी खबर जो है इन्होंने उसमें छापी थी आंदोलन की। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह बिजोलिया आंदोलन वाले, जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। अब ये आपको याद रखना है, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो मध्य भारत से आपको ट्रिक याद रखना है कि मध्य भारत यानी कि ये दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, राजधानी है ना दिल्ली, और कहाँ, दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में। किस किसने की, ये पथिक जी, बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इस प्रकार, इन सब के आप नाम याद रखना। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा संगठन कांग्रेस का बाद में सहयोगी संगठन बन गया। उसमें आ जाए कि राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, फिर और कोई नाम। ट्रिक भी मैंने बनाई है, गजब नाचेगी। गजब नाचेगी से गै से गिरधर शर्मा, जय से जमनालाल बजाज गजब, ना से आ जाएगा यहाँ पे नरसिंह देव, जय से आ जाएगा यहाँ पे आपको चांदकर्ण शारदा, और गे से आ जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ट्रिक आप इसे याद रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये जमनालाल बजाज है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी है, आप फोटो देख लें इनकी, ताकि आपके दिमाग में स्थायी रहें। राजपूताना मध्य भारत सभा याद आ गया, कहाँ, दिल्ली वाली, वो गजब नाचेगी, ये उसके संस्थापक, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इसका दूसरा अधिवेशन कांग्रेस के साथ ही हुआ, यानी कांग्रेस की सहयोगी संस्था फिर बन गई। 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ, अजमेर में आयोजित किया गया। तो इस तरह से इस संस्था की स्थापना से भी क्या है कि लोगों में जागरूकता पैदा हुई, राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचने लगा। फर्क पड़ा ना इसका, तो जनता की आवाज़, राष्ट्रीय जो पार्टी थी कांग्रेस, वहां तक पहुंचने लगी। 1919 में ही वर्धा में भी राजस्थान सेवा संघ, याद रखना, देखो ट्रिक बताओ इसकी, राजस्थान सेवा संघ, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सेवा किसकी होती है, बुढ़ों की, वृद्धों की होती है। तो वृद्ध, आप वृद्ध से याद रख लेना, ट्रिक है ये, वर्धा, महाराष्ट्र में है वर्धा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, वर्धा में। कब, 1919, 2 बार 1919 है।
ठीक है। किसने? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। इसकी भी ट्रिक है पहरा। पै से पथिक जी, है से हरिभाई किंकर, रा से रामनारायण चौधरी, पहरा। देखो वृद्ध जो है बूढ़े हैं, उनकी सेवा होती है तो उनका देखभाल करनी पड़ती है। रात्रि में भी कोई दिक्कत हो तो उनके पहरा देना पड़ता है। ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इस संघ का मुख्य उद्देश्य है जनता की समस्याओं का निवारण करना और राजा और प्रजा के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। तो वर्दों का भी यही काम होता है। तो आप एक ट्रिक से जोड़ के याद रख सकते हैं। राजस्थान सेवा संघ की ने बिजोलिया और बेंगू का किसान आंदोलन था। सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन, जिसके बारे में हमने पढ़ा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, उसका मार्गदर्शन भी किया। और फिर यहाँ ये घटनाएं हैं। रामनारायण चौधरी को तरुण राजस्थान में समाचार प्रकाशित करने के कारण गिरफ्तार कर लिया। तरुण राजस्थान नवीन राजस्थान का नया नाम था। पथिक जी का अखबार था ये, ठीक है। फिर इनको 2 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी। पथिक जी को कैद किए जाने के बाद में इनमें मतभेद हो गए और ये जो संस्था है राजस्थान सेवा संघ, ये प्रभावित हो गया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। आपको पता ही है, गांधी जी 1915 में आ गए थे अफ्रीका से। फिर 2 साल उन्होंने भारत का भ्रमण किया। 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद, खेड़ा और 1920 में असहयोग आंदोलन। तो 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसका प्रभाव भी राजस्थान में पड़ा क्योंकि भारत का आंदोलन था ये। तो अब इसमें राजस्थान में जैसे जोधपुर का एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ, याद रखें, और इनका नाम प्रजामंडल आंदोलन में भी आता है, भंवरलाल सराफ का, जयनारायण व्यास के साथ में। तो इन्होंने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे ये। अब ये बहुत बड़ी बात थी। 1920 में अंग्रेज़ों के सामने तिरंगा झंडा लेकर घूमना बहुत बड़ा अपराध था। झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा हुआ था। तो इस प्रकार की घटनाओं से जन जागृति जो है वो उत्पन्न हो रही थी। यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि जन जागृति में क्या क्या थे। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, जयपुर में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। 11,000 रुपये मुस्लिम लीग में भी दिए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी असहयोग आंदोलन के दौरान? तो किसने लौटाई? जमनालाल बजाज ने। तो इस तरह से गांधी जी के बहुत निकट आ गए बजाज, और बजाज से प्रेरित होकर दूसरे व्यापारी भी इस आंदोलन में कूदे और सहयोग दिया। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जागृति थोड़ी देरी से हुई और यहाँ भी असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा और जनता में असंतोष तो था ही। 1921 में ध्यान रखना, वो एक नरेंद्र मंडल की भी स्थापना हुई थी। 1918 तक विश्व युद्ध चला। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और वहीं पर फिर बीकानेर के गंगा सिंह गए थे महाराजा, और महाराजा गंगा सिंह को ही नरेंद्र मंडल जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ 1921 की बात है इसलिए बता दिया साथ में। बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, मतलब विदेशी कपड़ों को जला दिया और कहा कि हम देश में बना हुआ खादी सूती कपड़ा पहनेंगे, चरखे से बना हुआ, और बीकानेर में खादी भंडार खोला। तो किसका नाम आएगा आज़ादी में खादी भंडार वगैरह में? मुक्ता प्रसाद वकील। यानी इन्होंने मुक्त कर दिया, प्रसाद बांट दिया लोगों में कि लो भाई ये खादी है, ये खादी का प्रसाद बांटा। ट्रिक आप याद रखें। यहाँ देखो, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ पुस्तकालय वाचनालय खोले गए चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़। तो देखो सुजानगढ़ का नाम भी आया है किताब में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रसारणी सभा आदि खोले गए। चूरू पहले बीकानेर में ही आता था और अभी भी बीकानेर संभाग में आता है। 15 मार्च 1921 को अजमेर में फिर सम्मेलन हुआ। तो यहाँ आप देखो, पहला विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने, राजस्थान के राजाओं ने तन मन धन से किसका सहयोग किया? ब्रिटिश सरकार का। क्यों? क्योंकि यह तो आपको पता ही है, पहले वो सहायक संधियाँ, 1818 की संधियाँ, फिर 1853 की क्रांति के समय राजाओं ने सहयोग किया था। तो वो सारा एक गठबंधन चला आ रहा था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भी युद्ध में गंगा रिसाला सेना भेजी थी। फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो पेरिस शांति समझौता 1919 वहाँ ये गए, नरेंद्र मंडल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने। इसकी बात हम कर चुके हैं। तो
ब्रिटिश शासन के द्वारा देशी राजाओं को संकेत दिया गया था कि राष्ट्रवादी, मध्यम वर्ग के लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देशी नरसों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न कर सकती है। यानी ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने ऐसे संकेत दिया कि ये जो किसान है, मजदूर है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये उन दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये ब्रिटिश और राजा दोनों का टारगेट सेम हो गया कि इनको कुचलना। किनको? ये जो मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के लोग, इनको। तो इसी के कारण बिजौली आंदोलन जो है वो हुआ था, और अंग्रेज़ों ने बिजौली आंदोलन की जो पथिक जी है ना, पथिक जी ने शुरुआत की थी, उनको क्या कहा पता है? बोल्शेविक, विप्लववादी कहा। बोल्शेविक क्या है? रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, राजा के अत्याचारों के खिलाफ मजदूरों ने क्रांति की थी, और जो बहुसंख्यक थे, तो बहुसंख्यक का अर्थ होता है रूसी में बोल्शेविक, उसमें लेनिन की सरकार बनी थी, तो लेनिन। तो यहाँ आप ध्यान रखना आपको कि बोल्शेविक जो है वो अंग्रेज़ों ने पथिक को बोल्शेविक बोल दिया, मतलब एक तरह से उससे तुलना कर दी। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि देशी राज्य को डर था कि अगर ब्रिटिश चले गए तो उनका क्या होगा, और ब्रिटिश को ये था कि देशी राज्यों का साथ मिलता रहे तो हमें जनता परेशान नहीं करे। तो देश राजाओं ने तो असहयोग आंदोलन को अपने लिए खतरा समझा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए कि वे आंदोलन को बढ़ने नहीं देना है। फिर भी देखिए आप, कई लोगों ने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया। जोधपुर के महाराजा के संरक्षण में सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण तो बौखला उठे, और उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। तो यहाँ केवल सहानुभूति रखने वालों में महाराणा फतेह सिंह का नाम आ रहा है, बाकी वो भी देखो गुप्त रूप से, ओपनली तो अब आ नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों का भी तो है ना कि अंग्रेज़ नाराज़ हो जाएंगे। और अब क्या है, फतेह सिंह के बाद भारत सरकार ने आदेश दिया कि या तो वो अंग्रेज़ कह रहे हैं वैसे मंत्रिमंडल बना ले, या फिर शासन युवराज को सौंप दे। तो फतेह सिंह ने शासन युवराज को सौंप दिया भूपाल सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह। एकीकरण के समय नाम आता है ना इनका, महाराज प्रमुख, वही। और अब राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, वो भूपाल सिंह ने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी को सौंप दिया, मिस्टर ट्रेंच को। आपने पढ़ा होगा बेंगू का जो किसान आंदोलन हुआ था, उस समय एक आयोग की स्थापना की गई थी, ट्रेंच। और मैंने बताया था आपको ट्रिक में कि चित्तौड़गढ़ में जाओ, चित्तौड़गढ़ देखने, तो बैग में टॉर्च लेके जाना। ये ट्रिक है कि बेंगू कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, ट्रेंच आयोग कहाँ, चित्तौड़गढ़ वाले बेंगू में। तो इस तरह से। तो अब कुल मिलाकर यहाँ देखिए, पैराग्राफ मैंने इसलिए छोड़ा है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन रहा, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार यह कोशिश करने लगी थी कि जहाँ तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि अंग्रेज क्या है, मतलब उसको कंट्रोल कर सकें, राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रख सकें। क्योंकि हो सकता है राजाओं की सहानुभूति हो, क्योंकि राजा मन ही मन तो अंग्रेजों से परेशान थे ही। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है राजाओं ने क्या किया, अपनी जो अधिकार है वो जो नए नियुक्त दीवान थे, नौकरशाह थे, उनको दे दिया अंग्रेजों को। अब आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक का मतलब तीसरा दशक। 20वीं शताब्दी का क्या मतलब होता है दोस्तों इतिहास में? 20वीं का मतलब होता है कि 1900 से लेके और 2000 यानी 20वीं तक का जो समय है, इसे लास्ट वाले के हिसाब से जोड़ते हैं 20वीं शताब्दी। इसका तीसरा दशक का मतलब 1901 से 1910 तक तो पहला दशक, तो 1911 से 20 दूसरा दशक, और 1921 से 30 तक तीसरा दशक। ठीक है, कोई गलत तो नहीं है, सही है, तो ऐसे ही होगा। तो ये हो गया तीसरा दशक। तो इन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में अब शिक्षित लोग मौजूद थे, यानी साक्षरता ज़्यादा नहीं थी, मगर फिर भी बहुत बड़े शिक्षित जो लोग हैं यानी शिक्षित हो गए थे। अब शिक्षित वर्ग ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। परसलित जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को मालूम होता है कि भाई कितना धन है, कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन घोटाला कर रहा है, कौन असली दोषी है। तो उस व्याप्त अनियमितताओं को उजागर किया, अखबारों में छापा, भाषणों में बताया और जनता में जागृति उत्पन्न की। तो इस तरह से देखो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, जन जागृति के कारण। तो जन जागृति के कारणों में जैसे एक तो अखबार हो गया,
मीडिया, ठीक है, उसके अलावा अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसका ज्ञान हुआ लोगों को, वो हो गया। और चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है, अखबारों से ज्ञान हुआ, किताबों से ज्ञान हुआ, पुराने वेबों का ज्ञान हुआ। उसके अलावा जैसे हमने बीकानेर में जन जागृति का थोड़ा देखा, जयपुर में जन जागृति, असहयोग आंदोलन है उससे भी जन जागृति हुई। उसके अलावा कुछ जो संघ बने, जैसे वर्धा में बना था ना राजस्थान सेवा संघ, उसके अलावा राजपूताना, कौन सा भारत, मध्य भारत सभा, कहाँ, दिल्ली में, वो है। तो इस प्रकार के संगठनों से भी जन जागृति उत्पन्न हुई। अब जन जागृति उत्पन्न हो गई तो क्या हुआ, अब लोगों ने अधिकार मांगने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा अंग्रेजों से भी कि भाई अंग्रेजों को भी यहाँ से चला जाना चाहिए, और अंग्रेज मान लो नहीं जा रहे हैं फिलहाल, तो भी कम से कम कुछ आज़ादी तो दें, कुछ स्वतंत्रता तो दें। और जहाँ राजा महाराजा है तो वहाँ अंग्रेजों ने कह दिया कि यहाँ तो हमारा राज ही नहीं, आप राजा जाने आप जानो। तो लोगों ने कहा कि राजाओं से कहा कि भाई हमें कुछ उत्तरदायी सरकार तो बनाओ, कोई जिम्मेदारी तो लो, राजा की कोई ना कोई जिम्मेदारी तो तय करो। तो जो जिम्मेदारी की जो सरकार थी, जो जिम्मेदारी उत्तरदायी है, कुछ मूल अधिकार है, कुछ स्वतंत्रता है, यानी कि जो जनता से जुड़ी हुई जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए जो आंदोलन चला उसे प्रजा मंडल नाम दिया गया। प्रजा यानी जनता, जनता के मंडल। अब देखो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने कक्षा 6 से लेके कक्षा 9 तक के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। कहाँ पर, एक तो आपको यस गुरु ऐप है, वहां से आप देख सकते हैं, मात्र 3 MB का है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 6 से 10 तक के वीडियो में। कक्षा 9 का ये 5वां पार्ट चल रहा है, 2 पार्ट अभी बाकी है, फिर हम कक्षा 10 शुरू करेंगे। इसमें 7 ही पार्ट थे और 6, 7, 8 में 10-10 पार्ट थे। तो राजस्थान में जो स्वतंत्रता का संघर्ष है उसके 3 चरण है। एक तो है 1927 से पहले, दूसरा है 1927 से 38 और तीसरा है 38 से 49 तक। प्रथम चरण में सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर आधारित था, यानी 1927 तक जैसे आंदोलन है, किसान आंदोलन है और वो है। 1927 में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो ये याद रखना 1927 में। अब 1938 तक ये रहा। 38 में क्या परिवर्तन आया, कांग्रेस का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन थे, सोचिए, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा फिर 1939 में हुआ था त्रिपुरी, उसके भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। फिर बीच में इस्तीफा दे दिया था और पट्टाभी सिद्धारमैया को बनाया गया था ना। तो ये जो है, ये पट्टाभी सिद्धारमैया को तो हराया था उन्होंने, फिर किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को, या आप कमेंट करें चलो। तो अब यहाँ देखो, राजनीतिक अधिकारों के लिए और उत्तरदायी प्रशासन के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसे प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। प्रजा परिषद या प्रजा मंडल, समझ में आ गया। उत्तरदायी प्रशासन के लिए जिम्मेदार और राजनीतिक अधिकारों के लिए जिस मांग के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसे कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। अब देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, 1918 में। मध्य भारत से मैंने आपको ट्रिक याद दिलाई थी कि मध्य भारत का मतलब भारत का बीच का हिस्सा, और वैसे हम बीच का हिस्सा मानते हैं राजधानी को केंद्र। तो दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापना हुई थी, और वो एक ट्रिक थी ना, नाचे गिर, इस तरह से। अब 1919 में वर्धा सेवा संघ, इसकी स्थापना हुई, हरिभाई किंकर, पथिक जी, वो पहरा वर्धा में, ये भी ट्रिक याद रखना। 1920 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, तो ये 1920, और 1927 में ऑल इंडिया। तो ये 3-4 सन तो आपको याद रखने हैं, देखो, ठीक है ना। अब है प्रजामंडलों की स्थापना। प्रजामंडल, सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में की गई 1931, याद रखना आपको। पहला प्रजामंडल जयपुर, राजधानी है, वर्तमान में, उस समय नहीं थी तब तक, 31 तक। तो परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में ही लिया। तो 1938 का भी एक वर्ष महत्वपूर्ण है। क्यों है दोस्तों महत्वपूर्ण, क्योंकि 1938 में ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा वाला, इसमें कहा गया था प्रस्ताव पास करके कि देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसको इन्होंने, संघर्ष को इन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया।
इन्होंने कहा कि जो देसी रियासतें हैं जहाँ राजा महाराजा है भारत में कहीं भी, मुख्यतः ज्यादा राजस्थान में थे, तो वहां जो आंदोलन चल रहा है वो जायज है। अब राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस ने मान लिया तो इससे मतलब प्रजामंडल के लोगों का मनोबल बढ़ा और राजाओं को जो है वो बात अब माननी पड़ी कि चलो प्रजामंडल है तो अब इनको महत्व देना पड़ेगा। मारवाड़ यानी जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, कोटा में 1938 में, ठीक है। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ और अलवर में अलवर, यानी 1938 में देखो उदयपुर है, अलवर है, मारवाड़ है, ठीक है, ये प्रमुख वर्ष है। कांग्रेस के वो कहने से, सुभाष चंद्र बोस के समर्थन से जो है लोगों में जोश आ गया। बूंदी में 1944, जैसलमेर में 45। जैसलमेर में सबसे लास्ट में क्यों? क्योंकि जैसलमेर में बहुत ज्यादा जो है तानाशाही थी। सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई थी, बाहर। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे जन आंदोलन, यानी प्रजामंडल को इस पाठ में नाम दिया गया है जन आंदोलन, और वास्तव में सही भी है। प्रजामंडल कोई एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, जनता का आंदोलन था। नेता जनता की अभिव्यक्ति थे, तो किसी को तो आगे आना ही होता है, तो जो नेता है वो जनता की अभिव्यक्ति थे, ठीक है। अब इसमें आगे बात करते हैं राजस्थान का जन आंदोलन में जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे, याद रखना 1938 में जोधपुर भी आए। जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई खास इसमें इम्पोर्टेंट जो बातें तो हालांकि सारी इम्पोर्टेंट है, मगर आप थोड़ा इस पर नज़र डाल ले हुए, वीडियो को पॉज करके पढ़ ले हुए। जयनारायण व्यास है। मारवाड़ में जो आंदोलन हुआ इसमें स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों ने जो है वो प्रभात फेरियाँ निकाली, पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई, घुड़सवार पुलिस को, क्रुद्ध जनता ने पुलिस को भला बुरा कहा, उस पर पत्थर फेंके और इनको शामिल किया गया। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। और 1944 में जोधपुर में व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई। अक्टूबर 1946 को डाबरा कांड हुआ, यह आपको याद होगा, या 46 नहीं है बल्कि 47 है, डीडवाना का डाबरा कांड याद होगा, हमने पिछले पार्ट में इसमें पढ़ा था, जिसमें वो उनके घर पर हमला हो गया था। और 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया, तो हनुमंत सिंह गद्दी पर बैठे 47 में। और हनुमंत सिंह का आपको पता होगा, फिर वो जो है एकीकरण के समय थोड़ा इन्होंने मिलने में थोड़ी आनाकानी की। 1948 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 30 मार्च को जोधपुर बृहत राजस्थान में शामिल हो गया, जो चौथा चरण था जिसे कहते हैं वरिहद राजस्थान। और उसमें ट्रिक है बीजो जेज, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, ये चार उसमें मिल गए थे। बीकानेर में जो जन आंदोलन है, तो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। ये एक प्रगतिशील शासक थे। इन्होंने अपनी योग्यताओं से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। और आपको पता है पेरिस में भी गए थे और गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। तो बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में, मगर इन्होंने देखो जन आंदोलन को जो है ना दबाने का प्रयास किया। मतलब ये नहीं चाहते थे कि जनता को जो है कोई अधिकार दिए जाए। तो चूरू के स्वामी गोपाल दास, याद रखें, चूरू के स्वामी गोपाल दास। देखो ये गोपाल सिंह खरवा वो अलग थे, खरवा ठिकाने के, ये है चूरू के गोपाल दास, ठीक है। और इनको बीकानेर षड्यंत्र केस में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। मघाराम वैद्य, बीकानेर प्रजामंडल में इनका नाम आता है। राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे याद आ रहा है, सेकंड ग्रेड एग्जाम था हिंदी का, उसमें ऐसे प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा कि किस प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर हुई। उसमें 2-3 ऑप्शन बाकी दे दिए और एक था बीकानेर, तो बीकानेर वाला था। कहाँ हुई? कलकत्ता में। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में आए शार्दुल सिंह, ठीक है, इन्होंने भी दमन चक्र चालू रखा। 1947 में बीकानेर एक्ट पास किया, जिसमें 2 सदन वाली व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारा सभा, ये भी नाम याद रखें, कहाँ थी? बीकानेर में।
इनकी स्थापना हुई, लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट, यानी धीरे धीरे आज़ादी के साथ साथ मांगे मान ली गई और कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए। मगर अंतिम रूप से जो है वृहद राजस्थान में जब बीकानेर भी शामिल हो गया तो फिर जो बीकानेर ने कोई अड़चन पैदा नहीं की और इस तरह से जनता को सारे अधिकार जो है वो आज़ादी के बाद ही मिले। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ सकते हो, पढ़ो तो, घटनाक्रम है ये। अब आगे देखते हैं। कैबिनेट योजना आई थी 1946 में संविधान की वो योजना लेकर, तो देशीय राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा में कहा कि भाई आप भी आइए। तो महाराजा शार्दुल सिंह ने यहाँ दूरदर्शिता का परिचय दिया और कहा हम भाग लेंगे, और उन्होंने अपनी ओर से के.एम. पणिकर, याद रखना के.एम. पणिकर बीकानेर से थे संविधान निर्मात्री सभा में जाने वाले सदस्य। और दोस्तों आपको याद होगा 6वीं या 7वीं की किताब है, उसमें पूरी सूची दे रखी है कि राजस्थान से कौन कौन गए थे। 3 वो वीडियो कहाँ मिलेगा, प्ले लिस्ट में या इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लेकर आया था। 3 जून, देखो इसकी ट्रिक है, 3 और जून होता है 6ठा महीना, तो इसके हम 3 का भाग देते हैं तो 2 टुकड़े होते हैं। तो एक तरह से ये भारत विभाजन के 2 टुकड़े की योजना थी ये। तो महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया कि भाई हम पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। तो बीकानेर वाला समझ में आ गया। मगरम वैद्य है, दारा सभा है, गोपाल दास है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब जैसलमेर, ठीक है। वीडियो हालांकि बड़ा है दोस्तों, मगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत आपकी हिम्मत की दाद है, पढ़ने में आपका अच्छा रुझान है। एक बार में नहीं तो 2 बार में आप देख सकते हैं। जैसलमेर को इलाका है वो मरुभाग था, यातायात के साधन नहीं थे, संचार साधन नहीं थे, इस वजह से यहाँ चेतना नहीं थी, जागृति कम थी, और राजा है वो भी तानाशाह थे। यहाँ पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रकाशित हुआ, विजय। तो सागरमल गोपा ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनता में आवाज़ उठाई, और इन्होंने, हमने पिछले ही पार्ट में पढ़ा है, इनकी पुस्तकें हैं जैसलमेर में गुंडा राज आदि प्रकाशित की, इनको जेल में डाल दिया, यातनाएं दी, जेल में मार डाला। बीकानेर में, न माफ़ी चाहूँगा, जैसलमेर में मीठा लाल व्यास, ठीक याद रखें, मीठा लाल, ठीक है। जैसे जैसलमेर में ज़्यादातर पानी खारा है मगर मीठा भी है, जैसे है ना वो नलकूप, चंदन नलकूप, तो जैसलमेर में मीठा, से ट्रिक से याद रख सकते हैं। मीठा लाल व्यास ने प्रजामंडल की स्थापना की, मगर बात वही है कि अगर जैसलमेर में वो कोई प्रजामंडल बनाते, कोई कार्यालय वगैरह खोलते, तो वहाँ उनको राजा जेल में डाल देता। तो वहाँ तक से बचने के लिए जोधपुर में की। तो बीकानेर वाले की भी बाहर हुई और जोधपुर वाले की भी, दूसरी जैसलमेर वाले की भी बाहर हुई। जैसलमेर वाले की तो हुई जोधपुर में, और बीकानेर वाले प्रजामंडल की कहाँ हुई, कमेंट कीजिए, कलकत्ता में। अब है मेवाड़, मेवाड़ यानी उदयपुर वाला इलाका। तो यहाँ बिजोलिया, बेंगू, इन आंदोलनों से जन जागृति तो हो चुकी थी। अब 38 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा है। ये लाइनें पढ़ो तो पॉज करके पढ़ लो। PDF इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेवें। 1941 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की थी, ध्यान रखना। ये प्रश्न रीट एग्जाम में पूछा गया है। बलवंत राय मेहता नाम है इनका, बलवंत याद रखना, यानी मेवाड़ वालों में बल था। तो अध्यक्षता, ऐसे ट्रिक है, तो अध्यक्षता किसने की? तो ये रीट एग्जाम 2013-14 पता नहीं किसमें पूछा गया, मुझे याद आ रहा है। आचार्य JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी उदयपुर आए, याद रखना। मतलब जोधपुर कौन आए, ठीक है, और उदयपुर कौन आए? जोधपुर में सुभाष चंद्र बोस आए थे, JB कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू मेवाड़ आए थे और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया, याद रखना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नेहरू जी ने की। यह प्रश्न भी RS एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद आ रहा है कि नहीं, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था, पिछला जो था ना 2017 वाला, 18 में पेपर हुआ था इसका, 3rd पेपर जो है राजस्थान वाला। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन राजस्थान में कहाँ आयोजित हुआ? तो उदयपुर में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने।
मेवाड़ का नया संविधान दिया जिसका प्रारूप एक के मुंशी ने तैयार किया। यानी मेवाड़ की ओर से, हाँ, अब इन्होंने मेवाड़, महाराणा ने कहा कि उत्तरदायी शासन जो है वो दे देंगे, तो मेवाड़ के लिए एक अलग संविधान बना, के मुंशी ने तैयार किया। अब आता है कोटा में जन आंदोलन। यहाँ आपको 1934 याद रखना है, पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि का नाम याद रखना है। नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग करके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश लिया। सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कोटा में चलाया गया। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसके बाद में अभिन हरि भी उनके साथ आ गए। फिर अभिन हरि जो है मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की। यानी नैनूराम शर्मा वाला प्रजामंडल तो हाड़ौती कहलाया और अभिन हरि वाला कोटा प्रजामंडल कहलाया। अध्यक्षता नैनूराम ने की, यानी मिलजुले ही है, तो दोनों का नाम साथ ही आता है इसमें वैसे ग्रुप से। अब ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन में भी अभिन हरि ने आंदोलन छेड़ दिया, भाग लिया। यानी सभी प्रजामंडलों ने भारत छोड़ आंदोलन में भाग लिया था। केवल जयपुर प्रजामंडल का याद रखना, उसका कुछ हिस्सा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहता था, तो जो लेना चाहते थे उन्होंने फिर आज़ाद मोर्चा नामक अलग से बनाया था, आपको याद होगा। तो इसको आप पढ़ो तो पढ़ लेना, ये देखो पॉज करके मेन चीज़ें। कोटा के महाराव कौन थे? भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनको फिर वो दूसरे चरण का जो था उसमें इनको बनाया था ना राज प्रमुख। बूंदी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, इन्होंने जो आंदोलन थे उससे इनमें जंग जागृत थी। तो 1931 में ही है, जयपुर के साथ ही, जयपुर से थोड़ा बाद में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। देखो हमने ट्रिक बना रखी है, वैसे हम कांतिलाल जी की बहुत इज्जत करते हैं, मगर कांति का अर्थ होता है चमक, तो ट्रिक बूंदी, देसी घी की बूंदी खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। तो हम तो ऐसे ट्रिक याद रखते हैं दोस्तों, ताकि क्या है विद्यार्थियों को बताते हैं तो लंबे समय तक याद रह जाता है, भूलते नहीं हैं। तो इनके अध्यक्षता में स्थापना हुई। प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऋषिदत्त मेहता। इसमें भी ट्रिक है, ऋषि मुनि देसी घी की बूंदी खाते थे और उनके चेहरे पे कांति रहती थी, तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। जयपुर में हम पढ़ चुके हैं 1931 में पहला आंदोलन हुआ था। इससे पहले अर्जुनलाल सेठी 1907, याद है ना, वर्धमान विद्यालय, और जमनालाल बजाज 1927 चरखा संघ, याद रखने सन भी और संघ भी। 1931 में कर्पूर चंद्र पाठनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये है हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। अब हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1940 में। और बाबा हरिश्चंद्र, हाँ ये मैं बता रहा था ना कि एक आज़ाद मोर्चा बना था, तो वो थे बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। अब हीरालाल शास्त्री जो है वो आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं थे, बाबा हरिश्चंद्र आंदोलन यानी भारत छोड़ आंदोलन से जुड़ने के पक्ष में थे। 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री, जयपुर का प्रधानमंत्री, मतलब वो जयपुर उस समय जैसे वो एक तरह से अलग स्वतंत्र रियासत थी ना, तो एक प्रधानमंत्री का पद था। सर मिर्ज़ा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया हरिश्चंद्र के दबाव के बाद। तो इस पर प्रधानमंत्री और शास्त्री जी के बीच में एक समझौता हो गया, जिसे कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन इस प्रकार से। तो क्या क्या हुआ था इसमें यही था कि युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी, कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, हम क्यों दें। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की आज़ादी होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने पर रोका नहीं जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए शीघ्र कार्रवाई होगी। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई सीधी नहीं करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये समझौता जो है वो हीरालाल शास्त्री जी की जीत थी एक तरह से। तो अब ये समझौता हो गया, तो अब तो कोई आंदोलन की प्रेरणा स्वतः समाप्त हो गई। आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने थोड़ा आंदोलन जारी रखा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 45 में नेहरू जी भी जो है वो जयपुर आए, उससे पहले 38 में उदयपुर आए थे। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया था।
30 मार्च को जयपुर राजस्थान संघ में शामिल हो गया। बिजोजेज ट्रिक और महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उदयपुर महाराणा को महाराज प्रमुख और कोटा वाले महाराज को उपराज प्रमुख। थोड़ा सा और है दोस्तों, 2 पेज और है। अलवर में जन आंदोलन, पंडित हरिनारायण शर्मा। अस्पृश्यता निवारण, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, ये इन्होंने स्थापना की थी इनकी। 1938 में अलवर प्रजामंडल बना, उत्तरदायी शासन की मांग हुई। हरि नारायण शर्मा और साथ में था मास्टर भोलानाथ, इनको जेल में डाल दिया। 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, यानी उसका सम्मेलन जो हुआ ना, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो भवानी शंकर। मगर आप हरिनारायण शर्मा का जरूर नाम याद रखना, और मैंने कलर भी हरा ही हाईलाइट किया है। अलवर में एक चीज़ और होगा, आपको पता है, हरे कबूतर, ये ट्रिक याद रख सकते हैं। हरी से हरे रंग के कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? अलवर में। अलवर में भी कहाँ? सरिस का जो अभयारण्य है वहाँ, ठीक है। तो 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल अधिवेशन हुआ। सरकार को संदेह था कि अलवर का जो दीवान है NB खरे, उनको उत्तरदायी ठहराया। सरकार को संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे का भी मिली भगत है, तो अतः खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से अलवर जो है उसको फटाफट तुरंत मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। भरतपुर में जन आंदोलन की जागृति देने वाले थे जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। महाराजा थे किशन सिंह, ये प्रगतिशील व्यक्ति थे। देखो महाराजा किशन सिंह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया। बालक ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। अंग्रेजों को ये लगा कि भाई ये तो अब जो है प्रगतिशील है, तो इसकी जगह इनको बिठा दो और कोई अंग्रेज जो है वो शासन चलाता रहेगा किशन सिंह की जगह। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये भी याद रखना। तो एक तो बीकानेर वाला हो गया बाहर, जैसलमेर वाला हो गया बाहर, और भरतपुर वाला भी जो है वो भरतपुर से बाहर। इसके अध्यक्ष थे गोपी लाल यादव, याद रखना गोपी लाल। तो देखो यहाँ पर भी जो है आपको जन जागृति उत्पन्न करने वाले तो अध्यक्ष गोपी लाल, तो यहाँ एक भरतपुर में आपको गोपी लाल ही नाम याद रखना है मुख्यतः। 1947 में वायसराय वेवेल और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए, तो ये भी भरतपुर आए थे, बस यूँ भ्रमण के लिए आए थे। अब है देखो थोड़ा सा पाठ हो रहा है, ये एक बस खत्म होने वाला, धैर्य रखें। तो भरतपुर हो गया धौलपुर। धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया और कृष्णदत्त पालीवाल ने प्रजामंडल की स्थापना की। धौलपुर में कृष्णदत्त। देखो ये धौलपुर भरतपुर वैसे मथुरा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ कृष्ण गोपियाँ, तो भरतपुर में तो आप गोपी से याद रखें गोपी लाल, और धौलपुर से आप कृष्ण से याद रखें। ऐसे ट्रिक से याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1946 को तस्सीमो गांव कांड हुआ था। तस्सीमो कांड ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 वाली भर्ती थी ना, उसमें पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है सन पूछा गया था, इसी का पूछा था या शिखर आंदोलन का पूछा था। तो तस्सीमो कांड कब हुआ? 1946। तो अब क्या है कि प्रजामंडल का अधिवेशन तो हुआ, मगर सरकार ने किराए के गुंडे बुलाकर दंगे करवा दिए। तो इस तरह से प्रजामंडल आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर, तो हम ट्रिक याद रखते हैं कत्री, कै और त्री, कत्री या कतली कत्री। और चिरंजीव लाल शर्मा और मान सिंह, देखो दोस्तों ये केवल ट्रिक है याद रखने के लिए, बाकी हम इन जन नायकों का सम्मान करते हैं, और बस पहला अक्षर इधर से उधर कोई मिलता जुलता हो तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अन्य राज्यों में बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, प्रतापगढ़ में अमृतलाल यानी महाराणा प्रताप अमर है क्योंकि अमृत पीते थे, तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। सूरत में गोकुल भाई भट्ट, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब इनका मूल्यांकन करें तो आप पढ़ लीजिए कि इनसे जनता में चेतना उत्पन्न की, कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ। हालांकि कई नेताओं ने कुछ नहीं किया, मगर आज़ादी का आंदोलन मजबूत हुआ और राजाओं को भी पता लग गया कि उनका जीवन इतना आसान नहीं है, और उन्होंने जो एकीकरण में भी राजाओं ने फिर इस प्रजामंडलों के दबाव की वजह से एकीकरण को भी जल्द स्वीकार कर लिया। प्रजामंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों और आम जनता का ध्यान आकृष्ट किया। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही है, यानी सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन।
अब पहला क्वेश्चन है 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, आपको याद है ना, अभी मैंने चर्चा की थी, राजस्थान के किन किन क्रांतिकारियों ने भाग लिया, एक तो ये बताना है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो देखो राजस्थान सेवा संघ, सेवा किन की होती है? वृद्धों की, बूढ़े लोगों की, तो वर्धा में हुई। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? ये आपको कमेंट करना है, अभी बता देंगे। किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो भोगीलाल पांड्या। ठीक है, अगला है अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देखो राजस्थान टाइम्स नाम आया ना, मैंने कहा कि अंग्रेजी में टाइम्स, तो उस समय कहाँ से हुआ? ये अजमेर से। अब इन 2-3 प्रश्नों के उत्तर देखो। ये है इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने वाले गोपीनाथ माथुर, किशन गोपी एसेट्रिक यादव के और हरविलास शारदा, किशन गोपी शारदा, कहाँ हुई? वर्धा में हुई। ये है तीसरा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना, तो यह है 1920 अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। और भोगीलाल पांड्या अजमेर 1885 में जो है अखबार छप चुका था। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये वीडियो पूरा होता है, काफ़ी बड़ा था, मगर फिर भी आपने यहाँ एंड तक देखा है। जिन्होंने एंड तक देखा है वो कमेंट ज़रूर करें, पूरा देखा है तो राइट कोई लाइक वाइक का, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में जाके पूरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं 6 से 10 तक। ऐप जो है यस गुरु से डाउनलोड करके वहाँ पर भी देख सकते हैं। इनकी सारी PDF ऐप पर भी है, टेलीग्राम चैनल पर भी है, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम मिलेंगे पार्ट 6 में। धन्यवाद।